नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। बिहार के और देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, सब लोगों को दिल से खूब प्यार और आशीर्वाद। आज शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरी जोश और उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि ये परंपरा का शुरुआत कैसे हुआ, या क्या मनाना जरूरी है, और इससे छात्र जीवन और शिक्षक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इन तीन बिंदुओं के साथ साथ आजकल के समसामयिक परिस्थिति में शिक्षक और छात्र के बीच में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, और कितना उनको दूर किया जा सकता है, इन सारी बातों पर बात करेंगे। आपको हमारी शुरुआत ही देख करके यह लग गया होगा कि काफ़ी कुछ बातें दार्शनिक किस्म का होने वाला है, जो आपको सोचने के लिए उम्मीद है थोड़ी तो जरूर ही विवश कर देगा। आइए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, जो हमारा था कि पूरे दुनिया में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आखिर भारत में ही 5 सितंबर को ही क्यों? इसका कारण है हमारे भारत देश में आज ही के दिन यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी में मद्रास के एक तिरुथनी गांव में राधा कृष्णन नाम का एक बच्चा जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाला बच्चा, निर्धन परिवार में पैदा होने वाला बच्चा एक दिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम कर जाएगा जो भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सीख बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोचा था। साधारण सा जैसा परिवार ब्राह्मण का था, उनके पापा जी मंदिर में पूजा पाठ करते थे, वहीं से उनका रोजी रोटी चलता था। उनके पापा जी ब्राह्मण परिवार के थे। उनमें से सबसे छोटा संतान था सर्वपल्ली। सर्वपल्ली
बचपन से ही बड़ी विलक्षण प्रतिभा के थे। आसपास के माहौल को पूरा गहराई और गहन से सोचते थे। तो उनके हाव भाव से ही अंदाज़ा लगा चुके थे उनके पिताजी कि ये बहुत बेहतरीन इंसान होगा, इनको पढ़ाया लिखाया जाए, ये जीवन में बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। ये चर्चा मोटी मोटी एक एक घंटा के आसपास की हो सकती है। आप पानी उनी लेके बैठ सकते हैं, कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं देखने के लिए। तो सर्वपल्ली 88 में पैदा हुआ और गांव के ही स्कूल में कुछ दिन तक पढ़े। उसके बाद क्रिश्चियन स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया, जो कि हिंदू रीति रिवाज से बिल्कुल अपनी अलग सोच रखता है। आप यूं कहें कि वह भारत की संस्कृति में जो बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मण लोगों का है, वो उनके विचारों पर ही बहुत बड़ा चोट करता है, उनको ठेस पहुंचाता है क्रिश्चियन समाज, क्योंकि उनका थॉट बिल्कुल ब्राह्मणवाद से अलग है। लेकिन शिक्षा जरूरी था, केवल यह मुद्दा जरूरी नहीं था, इसलिए उनके पिताजी ने वहाँ पर उनका दाखिला करा दिया। पढ़ने लिखने लगे। पढ़ लिख करके जब वहाँ से हाई स्कूल पास कर गए तो काफ़ी हद तक उनका थॉट, उनका चिंतन, उनका विचार करने का तरीका आप अमूमन कहें तो वो ब्राह्मण विरोधी हो गया था लगभग अंदर से। वो सोचने लगे थे कि बात तो सही है, चाहे मूर्ति पूजा का विरोध करते हो वो लोग, या पूजा पाठ में आडंबर की बात करते हो वो लोग, उनको अच्छा लगता था कि तर्क बेस्ड पर थी बात, तो उनको अच्छा लगता था कि नहीं ये बात तो सही है। लेकिन फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक तरफ हो करके हम यह फैसला ले लें कि हम गलत हैं और वह सही है, या गलत होगा। हमको पढ़ना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो उन्होंने धार्मिक जो किताब है हिंदू धर्म की, उनका अध्ययन किया। उनका अध्ययन करने के पर्यंत उन्होंने पाया ठीक विपरीत कुछ बातें है जो कि थोड़ा है भी, लेकिन उतनी नहीं जितना कि उनको बताया गया। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यह एक माहौल बनाया गया जो एक निगेटिव माहौल है, भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति के खिलाफ। तो उन्होंने ये उस समय सोचा कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इससे सबसे बेहतरीन बात है समाज में सही बात परोसा जाए, समाज के लोगों के पास सही बात पहुंचाया जाए, और इसका शिक्षा के अलावा कोई दूसरा बेहतर माध्यम ही नहीं था उस टाइम।
शिक्षा क्षेत्र में बहुत रुचि लेते थे। कलकत्ता कॉलेज में पढ़ाए, मद्रास कॉलेज में पढ़ाए। लगभग उनका शिक्षा के क्षेत्र में 50 वर्ष के आसपास का टाइम बीता। बहुत स्टेप बाय स्टेप करके वो आगे जीवन में बढ़ते चले गए और बहुत आगे चले गए। इतना आगे चले गए कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति तक का सफ़र किया। तो जब वे राष्ट्रपति बन गए, वे राष्ट्रपति बने थे 1962 में। 62 से लेकर के 67 तक उनका कार्यकाल रहा। जब वे राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के पहले वो एक शिक्षक थे। 45 साल से ज़्यादा टाइम एक शिक्षा के क्षेत्र में दे चुके थे। उनको लगभग हर चीज़ मालूम हो गया था, शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में, और समाज को सही मायने में सही दिशा में कैसे लेके जाया जाए। ऐसे सब लोग जो होते हैं ना, सोचने वाले, वो निजी व्यक्तिगत थॉट नहीं रहता, उसमें मर जाता है। समुदाय के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, विश्व के बारे में सोचना, ऐसी चिंता फिक्र रहता है उनके दिमाग में। अपना निजी स्वार्थ नहीं रहता। तो जब उनके मित्र और उनके बंधुजन और कुछ प्रिय शिष्य जब आए राष्ट्रपति बनने की बात, जब बहुत फेमस हो गए पूरे भारत विश्व में, तब बोला कि सर मैं आपका 5 सितंबर के दिन, सर मैं आपका बर्थडे मनाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति था, चाहते तो बहुत ज़ोर शोर से मन सकता था बर्थडे, इतना ज़ोर से कि पूरा देश दुनिया जानता कि आज सर्वपल्ली का बर्थडे है, मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। लेकिन उनको तो इसका ऐसा करना नहीं था। उन्होंने बोला कि यदि आप मेरा सच में बर्थडे मनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात होगी कि यदि आप अपने अपने शिक्षकों का सम्मान करें इस दिन, अपने शिक्षकों के प्रति प्यार सम्मान प्रकट करें इस दिन। यह बात हमको मेरे जन्म दिवस से कई गुना ज़्यादा रोचक और हितकर होगा मेरे लिए। सब लोग उस टाइम ऐसा सोच रहे थे। राष्ट्रपति उनके बात को टालना उतना मामूली बात तो है नहीं, वो बोल रहे हैं तो इनके ऊपर विचार किया गया और जस्ट फैसला लिया, हाँ ठीक, डन। और उसी टाइम से 5 सितंबर 1962 से देश में पहली बार, भारत देश में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। तब से लेकर के यह परंपरा आज तक चलती आ रही है और आगे चलती रहेगी। शिक्षक के प्रति छात्र इस दिन अपना प्यार, शिक्षक की तपस्या और शिक्षक का समर्पित भाव एक बच्चे को बनाने में अपना लहू, खून, पसीना, समय, सब कुछ छात्र के लिए समर्पित हो जाने वाले शिक्षक के प्रति
अर्थात छात्र इस दिन अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान ज्ञापित करते हैं, पेश करते हैं। यह बात जब धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाने लगा, पूरे भारत में, और यह त्यौहार सबको अच्छा भी लगा, समाज के हित में था, ऐसे में शिक्षक वर्ग भी खुश, समाज में एक नई परंपरा शुरू हुई। पहले गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा नहीं था कि संबंध नहीं था, बेहतर स्थापित नहीं था, लेकिन इस तरीके का वर्ष भर में शिक्षक और छात्र जागरूक भाव से समाज के दिशा में, हित के रूप में, देश के हित के रूप में बुनियादी तौर पर सोचे, इस तरीके का भाव का कहीं न कहीं अभाव था। तो राधा कृष्णन के इस पहल के बाद ये एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। उसके बाद देश में एक नई क्रांति आई शिक्षा के क्षेत्र में। अब हम सब लोग मनाएं, विदेश वाले सब लोग देखें, उनको समझ में नहीं आए हम क्या करें, कैसे करें। तो उन्होंने 1994 में, जो कि 5 अक्टूबर था, इस दिन यह फैसला लिया गया 1994 से, बहुत दिन बाद। हम सब लोग बहुत मना चुके थे। 94 में उन सब लोगों ने, पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर गया, नहीं हम लोगों को भी शिक्षक के प्रति अपना प्यार आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। शिक्षक कोई मामूली चीज नहीं होता है। शिक्षक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। वही समाज के वास्तविक वास्तुकार हैं, वास्तविक रचनाकार हैं, वास्तविक मार्गदर्शक हैं और वास्तविक देश निर्माता हैं। शिक्षक के बिना अभी कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम नहीं। हर तरीके का काम शून्य पर जाएगा, निष्क्रियता आ जाएगी। किसी भी रूप में हो, शिक्षक ही उस काम को करने का ढंग, तरीका बताते हैं, तब जाकर के कोई वस्तु निर्माण हो पाती है। और वही निर्मित वस्तुओं से भी ये संसार चल रही है, चाहे वो निर्माण किए गई वस्तु मूर्त हो या अमूर्त। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और वर्ल्ड में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है। आइए, शिक्षक दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। इनकी पत्नी मात्र 10 वर्ष की उम्र में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ इनका विवाह हुआ। इनकी मां सीतम्मा और इनके पिताजी
ये सब लोग पहले प्रदेश मतलब पिताजी आंध्र प्रदेश जब उस समय यूनाइटेड था, मिला हुआ ही था, तो सर्वपल्ली गांव में ये लोग रहते थे, गांव का नाम था। तो इनके पिताजी का यह कहना था, मानना था कि हम जिस गांव से आकर के तिरुथानी में आके बसे हैं, उस गांव के प्रति मेरी कृतज्ञता बनी रहे, उस गांव के प्रति मेरा जुड़ाव बना रहे, मेरे बच्चे और आने वाले बच्चों को मेरे गांव के बारे में पता रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गांव का नाम ही अपने नाम के आगे लगा लें। तो सर्वपल्ली नाम को जोड़ लिया गया। तो तब से इनके नाम हो गया सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनके पापा जी भी अपने नाम में सर्वपल्ली जोड़ते थे। सर्वपल्ली पढ़ लिख करके इंटर फर्स्ट डिवीज़न, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, दर्शन शास्त्र में बहुत ज़्यादा मास्टर डिग्री, 20 वर्ष की उम्र में दर्शन शास्त्र लिख दिए। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रति इनकी एक प्रमुख व्याख्या है। मेटाफिजिक्स बहुत शानदार लिखे। तो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे सर्वपल्ली कि उस समय रसिया के स्टालिन जब भारत के दौरे पर आए थे, तो वो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को खोजे कि हमको उनसे मिलना है, तो व्यक्ति स्टालिन थे, जो खोज कर रहे थे कि सर्वपल्ली से मिलना है, वो दार्शनिक से मिलना है। इनकी बातों में एक वास्तविकता, एक जादुईपन और समाज को एक नई दिशा देने वाली बात होती थी। बड़े लोग मिलते थे इनसे। अब आपको यह समझ में आ गया होगा इनके नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों जोड़ा गया। और ऐसे ये इनको 4 पुत्री और 1 पुत्र है, जो सर्वपल्ली गोपाल नाम है। इसकी बेटी का नाम सुमित्रा, रुक्मणी, सुमत्रा और ये इस तरीके का इनका नाम। 4 बेटियां हैं इनको और 1 बेटा जो गोपाल है। इनका देहांत 17 अप्रैल 1975 को हो गया। इस महान रत्न का आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि इनको 27 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया। 27 बार। और 1954 में भारत रत्न सम्मान उसको मिला। और सन 31 में जब अंग्रेज आए थे, नाइटहुड की उपाधि से इनको प्रदान किया गया था, सम्मानित किया गया था। जिसके आगे नाइटहुड की उपाधि लगा दिया जाता था, उनके नाम के आगे सर शब्द को जोड़ा जाता था। 31 में ही इनको मिल गया था। इतने बड़े ज्ञानी थे। हम ये समझें अब कि आप समझ गए होंगे, आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो 1952 से लेकर के 57 तक कार्यकाल पूरा किए और
ऐसा कार्यकाल पूरा किया कि जो आज दिन तक इतिहास में इसके तरीके से सदन चलाने का, सदन को कैसे एक सुचारित ढंग से चलाना है, इस ढंग से आज दिन तक कोई नहीं चला पाया, अभी तक भी नहीं। ये सदन में जब कभी देखता था कि बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ रहा है, तो उस दौरान ये संस्कृत के श्लोक सुना करके सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे, सब टेंशन भूल जाते थे, झगड़ा विवाद सब खत्म। बाइबिल की कभी कभी कोई बातें, प्रमुख बातें सुना देते थे, क्योंकि क्रिश्चियन तो पहले से ही स्कूल में पढ़े लिखे थे, उनकी बातें, और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे। सब लोग इनके व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। बड़े सुचारू ढंग से राज्यसभा को चलाने का जो खिताब है इनके नाम से है। 52 से लेकर के 57 तक, 62 से लेकर के 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने राजेंद्र बाबू के बाद। समझ में आ गया होगा। अब आइए समझाते हैं आपको आखिर शिक्षा में इनका क्या योगदान है। सर आप तो बोलें काफ़ी बातें, शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा, आपको समझ में नहीं आता होगा कि शिक्षा में क्या योगदान रहा इनका। आइए आपको समझाते हैं। जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमारी मानसिकता गुलाम ही थी। आज़ाद तो पन्ने पे हो रहे थे, असली आज़ादी होती है कि हम स्वतंत्र पूर्वक वह चीज़ पढ़ें, लिखें, समझें अपने हिसाब से, तब आज़ादी का मायने है, आज़ादी का मतलब है। पढ़ें, हम पढ़ें क्या, पढ़ना क्या चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीर शोध चल रही थी। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, एक साल बाद 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, यानी जिसको राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। उस समय जितने विद्वान लोग थे, सब लोगों ने बोला ये काम, जैसे कानून के काम करना है तो अंबेडकर से करा लो, प्रांतों को जोड़ने का काम करना है तो पटेल से करा लो, देश विदेश के मामलाओं को यदि देखवाना है तो नेहरू से करवा लो, दंगा फसाद शांत करवाना है तो गांधी से करवा लो, है ना। इस टाइप का शिक्षा के क्षेत्र में यदि काम करवाना है तो सर्वपल्ली से करवा लो। एकदम रत्न सब, जोहरी, क्रीम। तो 48 में जब राधा कृष्णन आयोग यानी विश्वविद्यालय आयोग गठन हुआ, ये हुआ था अगस्त माह में। अगस्त 1948 में आयोग का गठन हुआ और नवंबर 1949 को इन्होंने आयोग को यानी भारत सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया। उस रिपोर्ट में क्या खास था? उस रिपोर्ट में खास बात यह थी कि हम कैसे अपने देश को डेमोक्रेटिक रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का जो उद्देश्य बनाया गया उसमें 3-4 बिंदु था।
जिनमें से एक बात यह था कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा करना है, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुए हम 47 में, और यदि लोकतंत्र के इम्पॉर्टेंट और लोकतंत्र के महत्व के बारे में लोगों को नहीं जागरूक किया जाए तो यह आज़ादी हमारे आगे कुछ ही वर्षों तक छिन जाएगी, कोई काम का नहीं रहेगा। तो आज़ादी को बनाए रखना है, लोकतंत्र के प्रति लोगों में संवेदनाएं जागृत के साथ सजीवात्मक रूप में होना चाहिए, और लोकतंत्र को वो समझे। और यह तब संभव है जब उनको लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वो खुद समझ जाएंगे और मानने लगेंगे और उस हिसाब से चलेंगे, तब जाकर के हमारा देश आगे लोकतांत्रिक रूप में आगे बढ़ेगा। तो उन शिक्षाओं का जो उद्देश्य था, तो पहला उद्देश्य उनमें से यह भी एक था कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना। दूसरा, लोकतंत्र की रक्षा करना। दूसरा था आत्मनिर्भर बनाना, ऐसी शिक्षा देना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। हम विदेशों के पास जाकर के हर घड़ी जाकर के अपना हाथ न फैलाएं, हमको ये दे दो भाई, हमको वो दे दो भाई, हमको ये दे दो भाई, नहीं। हम वैसी शिक्षा अपने आने वाले बच्चों को भविष्य में देंगे, वह भारत को ही नहीं विश्व को देगा। ऐसी शिक्षा की नींव रखेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम विदेशों पर जितना डिपेंड है, अभी चूंकि आजाद हुए नया नया, तो हमको विदेशी सहायता चाहिए ही चाहिए, है जरूरी है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हों, कोशिश करें, और यह हो सकता है जो क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है हमारे थॉट में, वो शिक्षा है। इसलिए दूसरा उद्देश्य, उन उद्देश्यों में यह भी था, आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे? तीसरा था, शिक्षा मेरा नीरस नहीं हो, रुचिकर हो, बोझिल ना हो। ऐसा नहीं कि किसी को थोप दे, नहीं आपको पढ़ना है तो 12 साल पढ़ना, लगातार पढ़ना है, कंटिन्यू रहना, ये ऐसे करने से जीवन नीरस हो जाता है, आनंद नहीं है, मर जाता है आनंद। आपको बोल दिया जाए चलना है, बस चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं। जीवन में पड़ाव जरूरी है, जैसे जीवन में आगे करना है, लेकिन हर रात होती है आराम करने के लिए, फिर जीवन आगे बढ़ता है, थोड़ी थोड़ी ठहराव जरूरी है। तो उस हिसाब से इन्होंने शिक्षा को, जो इंटर के बाद की जो शिक्षा है, उनको 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्गों में कौन कौन सा? पहला, स्नातक जो 3 साल का, स्नातकोत्तर 2 साल का, और शोध 2 साल का। तो ये 3 भागों में इन्होंने बांटे। स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध। जो यह 3 साल का होता है, या 2 साल का, और यह 2 साल का। इसमें भी विभाग किया, इंटर में भी बांटा। बोला कि हम ऐसी शिक्षा नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, अपने देश में,
कि सर्वांगीण विकास ना हो। ऐसा नहीं, जैसे एक नाटक कलाकार हमको, जैसे नाटक खेला ना हो, उस नाटक में हमको ऐसा नहीं कि केवल विज्ञान की ही जरूरत होती है, वैज्ञानिक उपकरणों की ही जरूरत होती है। माइक आ गया, सामान लग गए, बल्ब जल गए, स्टेज तैयार हो गया, लेकिन यदि उस स्टेज पर कला को प्रदर्शित करने वाला कला ही नहीं हो, तो बेकार है शिक्षा, मंच बेकार है। उन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके इन्होंने 3 भागों में बांटा: विज्ञान, कला, वाणिज्यिक एवं तकनीक। इंटर में 3 विभाग किए। ये सब किया हुआ सर्वपल्ली जी का है, किसी ऐसे वैसे लोगों के द्वारा ये सब चीजें नहीं तैयार किया गया था, सर्वपल्ली जी के द्वारा किया गया था। सर्वपल्ली जी के विचार के अनुसार ही भारत सरकार ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया है, माना है, जो अभी भी चल रही है। समय समय पर थोड़ी बहुत चेंजेज आती है, वो चेंजेज उस व्यवस्था में नहीं आता, उसी व्यवस्था को किए जाने वाले ढंग में थोड़ी बहुत व्यवस्था में परिवर्तन आता है। वो व्यवस्था वही अभी आज भी है। 3 भागों में बांटे और इन्होंने यह बात बोले कि यह 3 भागों में जो बांटा गया शिक्षा, यह उनको तब मिलेगा जब वो 10 साल तक अपनी मेहनत करके शिक्षा को प्राप्त करके मैट्रिक की परीक्षाएं पास कर जाएगी। तब फिर वो अलग अलग विभाग में जाकर के अलग अलग विषयों का शोधकर्ता के रूप में जाने जाएंगे और समाज के हर क्षेत्र में, हर तबके में जाकर के अपना काम करेंगे और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि हमारे समाज में हर चीजों की जरूरत है। जैसे बगिया लगाना हो तो एक रंग का ही फूल यदि लगा रहे, उतना सुंदर नहीं होता जितना रंग बिरंगा बगिया देखने में अच्छा लगता है। इसलिए हर विभाग, अभी तो केमिस्ट्री को भी कई भागों में बांटा गया, फिजिक्स को भी कई भागों में बांटा गया है, मैथ में भी डिवीजन पार्ट वाइज पार्ट कर दिया। मेंसुरेशन अलग, ट्रेगोनोमेट्री अलग, सर्किल अलग, ट्रेंगल अलग, इक्वेशन अलग, प्रोबेबिलिटी अलग। उस प्रोबेबिलिटी में भी विभाग अभी कई एकदम माइक्रो बना दिया गया है, बहुत आगे तक सिलेबस जाता है और उस विभाग में जाकर के मास्टर डिग्री प्राप्त करके उसके ऊपर शोध करके समाज को एक नया दिशा देने में बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों का। आज धीरे धीरे उनका ही यह परिणाम है कि अब हम धीरे धीरे दुनिया को ये सिखाने लगे हैं, बताने लगे हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी बड़ी जनसंख्या की आबादी, पूरे विश्व का 17.5% लोग रहने के बावजूद और जमीन मात्र 2.4% होने के बावजूद हम भूखे नहीं मरे हैं, हम जिंदा हैं। और दुनिया को जब कभी जरूरत पड़ती है अनाज की, तो दुनिया को अनाज भी देते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों को अपने यहां से डॉक्टर सप्लाई करते हैं और बड़े बड़े देशों को जब जरूरत पड़ जाती है, अनाज का, खाद्यान्न की कमी हो जाती है, तो हम यहां से खाद्यान्न भी भेजते हैं। दुनिया एक भारत को अभी एक उम्मीद भरी निगाह से देखता है। जहां नहीं जो चीज मिल सकता है, यदि उसको देखो तो वह भारत में मिल सकता है। और यह संभव तब हो पाया जब हर विभाग का मास्टर डिग्री हो, बेहतर डिग्री हो,
बेहतर नॉलेज हो, समाज के हर वर्ग, हर दिशा में, हर लोगों में, हर क्षेत्र में एक यूनिकनेस हो, यह तब आता है जब उस हर प्रत्येक विभाग की जानकारी बेहतर हो। और ये शिक्षा से ही संभव है। ये सब सर्वपल्ली के द्वारा बांटा गया। इन सब कामों में महती योगदान है सर्वपल्ली जी का। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान विभूति और महान हस्तियों को जो धरती पर 1000 साल के बाद ऐसे कोई महापुरुष पैदा होते। आज उन्हीं महान पुरुषों को याद करने का दिन है। और अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वपल्ली जी का क्या योगदान है, यह आपको इन बातों से पता चल गया होगा। आइए आपको अभी समझाते हैं हमारे जीवन में गुरु का क्या योगदान है। क्या बिना गुरु के हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या अपने आप से भी कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं? और मौजूदा परिवेश में जो उनकी गरिमा में थोड़ी कमी आई है, उनके कारण को थोड़ा टटोलने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबी होगी, इन बातों का ख्याल थोड़ा आपको भी हो गया होगा। मेरे सोच से बिना गुरु का आगे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मेरे दादाजी ऐसा सुनाया करते थे हमको कि एक बार एक नदी के किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक बगुला जो है एक मछली को पकड़ लेता है, फिर ऊपर फेंकता है, फिर लोक लेता है, फिर ऊपर फेंकता है, फिर लोक लेता है, कैच कर लेता है। और वो चलने वाला जो व्यक्ति था वो व्याधा था, शिकारी। तो उनको लगा कि ये एक पक्षी एक मछली को बार बार ऊपर फेंकता है, फिर कैच कर लेता है, फिर हम ट्राई करके देखें। उनको गौर से देखा और फिर उन्होंने हवा में जो है तीर चलाया, और जैसे गिरने के लिए क्या बस वैसे फटाक से मुंह से पकड़ लिया। तो मतलब ऐसे करके तीर निकल जाता था। धीरे धीरे वो अभ्यास करने लगा। करते करते ऐसा टाइमिंग हो गया कि वो ऐसे करके भी पकड़ लेता था। जीभ में धंसने से पहले ही उसको उसको बाहर में ही रोक लेते थे, खड़े पकड़ लेते थे। अब पूरे गांव में एकदम जो लोग देखे हैरत अंगेज, दंग, वाह कमाल, ऐसा कैसे किया? वो लोग पूछने लगा, कहाँ पे सीखा तुम? कौन सिखाया तुमको ये इतना बड़ा धनुर्धर वाली विद्या?
तो उन्होंने बोला हमको कोई नहीं सिखाया, हम अपने सीख लिए हैं। हमको कौन सिखाएगा? ऐसा कोई है टैलेंट आसपास के एरिया में जो हमको सिखाएगा? कोई नहीं सिखाया, हम अपने सीखे। बोले वाह, अपने सीखा? हाँ चलो चलो तुमको दिखा देते हैं अभी करके। जैसे गया उस वहाँ पे, जब एकदम घमंड से पूरा एकदम लवरलेस मारे तीर ऊपर में, जैसे बाहर निकाल के किया बस जीहे में धंस गया, पूरा लहू जाने लगा। तो उन्होंने बोला सच बताओ, तुम किसी से तो सीखा है, झूठ बोला इसीलिए इसका नतीजा हुआ मिला। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मेरे मन में इच्छा जो है बगुला देख की जगह था। बोला वही तुम्हारा गुरु था, वही तुम्हारा गुरु था जिसको देख करके तुमने सीखा, जाना। तो हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिनसे हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उनकी महत्वता को सम्मान के भाव से देखना चाहिए, उनकी आदर करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनके लिए वही बगुला उनका शिक्षक था। तो शिक्षक कोई भी हो सकता है, घटना भी शिक्षक के रूप में कभी कभी काम कर देता है, उस घटना से आप यह सीखें। व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, हर तरीके के चीजों से जीवन में आदमी सीखता है। एक श्लोक है विद्यार्थी जीवन में, उन्हीं की देखिए, हर चीजों का सहारा लेकर के बनाया। काको चेष्टा, माना आप कौवा की तरह तेज हुए, मतलब उसके जैसा होना, वहां से सीखिए। आप कौवा से सीखिए। तो कौवा आप यदि ऐसा मानते हैं तो कौवा गुरु है आपका। काको चेष्टा, वाको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान लगाओ, मतलब बगुला के जैसा लगाओ। जैसे देखो बगुला कैसे लगाता है, जैसे वो लगा रहा है जितना तल्लीनता से, तुम भी वैसे ही लगाओ, है नी? काको चेष्टा वाको ध्यानम, माना बगुला से तुम सीखो इस बातों को। बगुला भी वहां आपका गुरु है। श्वान निंद्रा, माना कुत्ता की तरह सो, कुत्ता भी तुम्हारा गुरु है। अब मन में आता है जानवर मेरा गुरु है ना? सीख रहा है तुम उनसे। अल्पाहारी, कम भोजन खाना है। गृह त्यागम, घर छोड़ के जाना। तो इन 5 गुणों में 3 गुण तो हम पशु पक्षियों का ही लिए। और इन 5 गुणों को जो अपनाते हैं वो कहते हैं छात्र जीवन में बहुत आगे जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ विद्यार्थी बनते हैं। तो शिक्षक कोई भी हो सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो। कोई भी हो सकता है, लेकिन शिक्षक के प्रति अपने आदर का भाव, अपने सम्मान का भाव सदैव रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के होता है। अभी के समय में माँ बाप क्या है? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, मिस यू, लव यू, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ओहो, बाय बाय, टेक केयर, यही चल रहा है। बस बोरे जाएगा, चैटिंग फैटिंग देखेगा, अपना बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं। बस अपना थोड़ा बहुत देखा, बाथरूम वाथरूम से गया, फ्रेश हुआ, बस जल्दी जल्दी, ओ माय डियर, पत्नी को थोड़ा बहुत इधर उधर किया, बातचीत किया, बस 10 मिनट, गाड़ी लिया, चला गया। 8 बजते बजते उनको ऑफिस जाना है, बेचारा 6 बजे सोइए को उठता है। ऑफिस गया, वहाँ से आएगा अब शाम में ही। शाम में जैसे आएगा
पेरेंट्स के पास तो टाइम है नहीं, कपड़ा लगता थक मर के हार के आता है, बस वही थोड़ा बहुत मोबाइल वोबाइल देखना, न्यूज वगैरह देख लेना, टाइम बचा घर के काम में व्यस्त है। बच्चे के प्रति पेरेंट्स के पास यदि आप मान लें 24 घंटा है दिन रात मिला के, तो 24 घंटा में अभी का पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 2 घंटा का वक्त नहीं निकाल पाता है। उनके पास बैठें, उनका दुख सुख जानें, उनको पूछें, उनकी मनोभाव को समझने का प्रयास करें, किस दिशा में जा रहा है, कैसा सोच है, उस तरीके से समझ पा रहा है विषय वस्तु को कि नहीं जिस तरीके से सच में है, कि वह अपने मन में ऐसी अवधारणा बना रहा है जो कि समाज के और सत्य के बिल्कुल विपरीत है, जीवन में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, किस तरीके का कर रहा है, इन सब चीज़ों से उतना नहीं कर पाता, हार जाता है वो, इन सब चीज़ों नहीं पूछता वो। आया बेटा बेटी भी वैसे अलग टेंशन में जिया रहा था। 2 घंटा वक्त नहीं है उनके पास। बेटा बेटी कोई गलती करे तो इसको 15 दिन बाद पता चलता है कि मेरा बेटा ये गलती किया है। जब कोई दूसरा आदमी को कोई पहले से कोई एक आदमी और कह रखा है कि तुम्हारा बेटा ऐसा गलती किया है, वो 15-16 दिन 20 दिन बाद उसको पता चलता है, तब जा कर के पूछता है उनको, सुने तुम ये बात क्या गलती किया था। ऐसा है, समय नहीं है पेरेंट्स के पास। इनकी देख रेख रोज कौन करता है? यदि इनके पास समय बिताता है बच्चों के पास तो वो टीचर है, जो उनके पास हर दिन कम से कम 4 घंटा टाइम बिताता है। स्कूल में यदि जा रहा है पढ़ने तो हर दिन 4 घंटा उसको देखता है, वो ऑब्जर्व करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं वो टीचर हैं, वे उनको समझते हैं। कई दफ़ा होता है पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, टीचर की बात मानेगा वो। तो अभी बच्चे के जीवन में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षक ही है जो उनके अंदर के भय को खत्म कर उनको समाज में एक निडर प्राणी बनाता है। उनमें जो टैलेंट है उस टैलेंट का उसको सही परख कराता है, उसके अंदर के छिपी हुई क्षमताओं को और ज़्यादा मॉडिफाई करके उसे एक शक्तिशाली और उसे एक प्रभावशाली इंसान बनाता है। कबीर साहब का एक दोहा है, गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगमति कर गुरु आप समान। इसका मतलब है गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। कीट न जाने भृंगमति, मतलब कीड़ा नहीं जानता है भृंग के विचार में क्या चल रहा है। भृंग कीड़े को, भृंग भी कीड़ा, भृंग भी एक इंसेक्ट होता है, वो पकड़ के उनको लाता है कीड़ा को और उसको एकदम काट काट के डंक मार मार के डंक मार मार के डंक मार मार के उसको भी भृंग बना लेता है। मतलब भृंग ही कीड़े को भी भृंग बना लिया। इसलिए कहते हैं गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगमति कर गुरु आप समान। तो गुरु अपने समान बना लेते हैं उसको। गुरु ऐसे महत्व को धारण करते हैं। गुरु का अर्थ ही है गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाने वाला।
हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर हमारे जीवन में जो उजियारा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का है। वो शिक्षक चाहे मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे आसपास के पड़ोसी हो या कोई और व्यक्ति हो, जहाँ से हम सीखते हैं वही शिक्षक है। परंतु आजकल के समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक के प्रति जो सम्मान और भाव जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। पहले कोई टीचर यदि किसी रास्ते से गुजरते थे, पूरा रास्ता एकदम राष्ट्रपति की तरह आपातकाल लग जाता था, आ रहा है कोई नहीं आएगा, खाली है, डर के मारे एकदम। डर के साथ साथ उनमें सम्मान था, डर केवल नहीं था, डर है, सम्मान भी था। गुरु को ऐसे करके कभी नहीं देखता था, ऐसे देखेगा, ऐसे कभी नहीं देखता। अभी वैसा माहौल नहीं है, अभी वो बात भी नहीं। इनका कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है पश्चात सभ्यता का प्रभाव भारत पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रभाव में लोग ढलते जा रहे हैं। उस ढलते स्वभाव के कारण शिक्षक ने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए हैं, और वह व्यवहार वैसा नहीं है कि उस जैसा उनको सम्मान ज्ञापित किया जाए। उनका व्यवहार ही वैसे सम्मान के योग्य नहीं, सच बात है। उतना सम्मान पाने योग्य नहीं है उसका व्यवहार। ये मूल कारण है हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर हावी हो जाना, प्रभाव हो जाना, और भारतीय सभ्यता संस्कृति उसके नीचे दबी जा रही है। एक चिंता का विषय है। इनको हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ना होगा और इन समस्याओं को दूर करना होगा। और यह तब होगा जब आप दूसरे के देशों के बारे में, दूसरों की सभ्यताओं को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे पहले एक बार थोड़ी समय निकाल करके अपने बारे में जानकारी पता कर लीजिए, अपनी सभ्यता के बारे में जान लीजिए। यदि उनसे आपका बेहतर नहीं होगा, आपका कमज़ोर होगा, तब आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो सही है। लेकिन बिना जाने बिना माने उनके अंदर उनके प्रभाव में आना यह गलत है। यही कारण है कि अभी समाज में शिक्षक का नैतिक पतन हो रहा है। खैर, आगे की बात यदि छूट गई कल बताएंगे, काफ़ी देर हो गई। आप सब लोगों को पुनः एक बार फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई। आप सब लोग जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। शिक्षक कुछ नहीं चाहता, ये सम्मान उम्मान ये सब कुछ नहीं। सबसे बड़ा तोहफा है, तुम यदि जीवन में नायक और कामयाब हो जाओगे, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। आप जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।